फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें मैं लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी सभी तरह के प्रश्न जितने भी पूछे जा सकते हैं और जितने भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की तैयारी मैं कराने जा रहा हूं और उन सभी प्रश्नों को बताने जा रहा हूं आंसर सहित। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक इतिहास होता है, ये सभी सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान के। भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी के लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी सभी प्रश्न हम क्लियर कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों को देखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर सहित मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो हो सकता है कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो इस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर एग्जाम में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर में लिखा है मध्यम वर्ग के। देखिए, आपका राइटिंग खूब सुंदर होना चाहिए उसमें। एग्जाम में आप एग्जाम कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखिएगा और जहां भी हाईलाइट आपको लगे कि यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए तो वहाँ पे आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, मध्यम वर्ग के जर्मन लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। कौन भावनाएं? राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन लोगों के 1848 ईस्वी में जर्मन के विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ एकता के सूत्र में बांधकर राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किए। कौन लोग? जो राष्ट्रवादी भावनाएं रखते थे वे लोग। 7 वर्ष बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 मुद्दों में प्रसा की जीत हुई। प्रसा के राजा थे विलियम, उनकी क्या हुई? जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो आप इस तरह से लिख देंगे तो जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का, और देखिए मैं बता दूं तो प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, आप अच्छे से थोड़ा सा सेंस लगा करके आप उसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उदारवाद क्या है? अगला क्वेश्चन है उदारवाद क्या है? तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर हम अपने अच्छे भाषा में, अपने अच्छी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने तरफ से कैसे लिखेंगे। देखिए, किताबी ज्ञान लिखने से एग्जामिनर समझ जाता है ये किताब में से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने तरफ से कैसे लिखे। देखिए, उदारवाद क्या है? उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर, लिबरलिज्म मतलब होता है उदारवाद, और लिबर पर आधारित है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द लिबर से लिबरलिज्म बना है और इसी से उदारवाद हिंदी में बना है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। ठीक है, इस उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून बनाने के लिए सक्षम, सबको समानता, सबको एक समान स्वतंत्रता मिले ताकि वो अपने अपने कानून को व्यक्त कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम या प्रभाव बताइए। तो इस तरह से कहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन जो पूछेगा अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम भी पूछ सकता है या प्रभाव पूछ सकता है, तो आप इसे लिख देंगे। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम या प्रभाव निम्न है। पहला, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। निरंकुश जो राजा था, जो राजा राज्य करते थे, उनका क्या हो गया? अंत हो गया। दूसरा है, इन दो परिणाम हुए। तो दूसरा है, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया। समान कानून संहिता, समान कानून यानी सबकी होगी, सबको बराबर बराबर देखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगला क्वेश्चन हमारा, द्वैध शासन से क्या अर्थ है? द्वैध शासन से क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका उत्तर, जब किसी देश का शासन 2 शक्तियों द्वारा संचालित होता है तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप इसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, रॉलेट एक्ट क्या था? उसका विरोध कैसे किया गया? क्या परिणाम हुआ? रॉलेट एक्ट क्या था? उसका जो विरोध है किसने किया, किस तरह से किया गया, इसका आंसर कैसे इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कैदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। यानी जो ब्रिटिश सरकार थे ना, ब्रिटिश जो पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे, वो कैदियों को बिना मुकदमा चलाए ही अंदर कर लेते थे और अंदर करके उन पर बहुत पर जो हिंदुस्तान के थे उन पर अत्याचार किया जाता था।
सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इस एक्ट का विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट को किस आंदोलन से विरोध किया गया? सत्याग्रह आंदोलन से विरोध किया गया, जिसकी संचालक जो चालू किए थे, जो चलाए थे, वो गांधी जी थे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन जो गांधी जी लाए थे वो वापस क्यों ले लिया गया और कब लिया गया, इसके बारे में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस आंदोलन में हिंसा की वृद्धि होने लगी। जो चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और इसमें क्या होने लगी? हिंसा की वृद्धि होने लगी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। इस घटना से क्षुब्ध गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना से क्रोधित होकर के गांधी जी क्या किया? अपने जो आंदोलन था उसको वापस ले लिए। तो इस तरह से आप कहानी की जैसे इसको पढ़ना है, बिल्कुल भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जब महामंदी लगी थी विश्व में, आर्थिक मंदी, तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें। इसमें उत्तर कैसे लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी वैश्विक मंदी का प्रभाव पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी वैश्विक मंदी का प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी ने 1930 से 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया इस मंदी के कारण। ठीक है ना, आर्थिक मंदी के कारण 1930 से 1934 के बीच सवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई और चलाया गया। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन से क्या था? तो यह एक भूगोल का प्रश्न है और इसका आंसर देना बहुत ही उचित होगा और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अतुल लघुत्तरी में। मृदा को देखिए, इसका आंसर होगा मृदा को उसके स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि किसी भी कोई मृदा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया जो है मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? विकास की धारणीयता का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, इसका आंसर लिखेंगे हम, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास का क्रम जारी रखे तथा वह भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का अवहेलना ना करे, विकास की धारणीयता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संघवाद है, संघवाद क्या है? इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है, यही हमारा संघवाद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, कार्न लॉ क्यों निरस्त किए गए? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए तीनों कारण हम लिख चुके हैं, एकदम एग्जैक्ट आंसर देना एग्जाम में और जिससे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कार्न लॉ क्यों निरस्त किया गया, इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद पहला कारण हेडिंग डाल करके, कार्न लॉ पर आयात के प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो खाद्य पदार्थों की कीमत थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस प्रतिबंध को लगाने से। कीमत बढ़ने के कारण ब्रिटेन के लोगों में सम्मुख भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी खाने पीने की समस्या क्या हुई? उत्पन्न हुई। तीसरा है हमारा, महंगाई में त्रस्त नागरिकों एवं उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कार्न लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। सीढ़ीदार कृषि करने से पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रुकावट हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और तथा सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे कि मृदा अपरदन की रोकथाम हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कोई ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो वनोन्मूलन और अति पशुचारण ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन है? वनोन्मूलन और अति पशुचारण। इससे क्या हो सकता है? भूमि के निम्नीकरण में उत्तरदायी साबित हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जैविक तथा अजैविक संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों का हेडिंग लिखना है। और सबसे पहले तो लिखना है आपको जैविक तथा अजैविक संसाधनों के बीच अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद से आपको दो हेडिंग बनाने हैं, दो कॉलम के रूप में आपको स्टेप वाइज नंबर वाइज लिखते जाना है। ठीक है, जितने भी इनके बीच अंतर होते हैं इनको लिखते जाना है। जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। अगला है हमारा इसमें जैविक संसाधन में पहला है, ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैविक संसाधन जो होते हैं ये बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, बल्कि जो अजैविक संसाधन होते हैं इन पर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की अगर बात करें तो इनमें जीवित वस्तुएं होती हैं, और अजैविक में नंबर 2 की बात करें तो इनमें जैविक अजैविक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है और ये अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे इसमें उदाहरण दिया है फसल, पशु, पक्षी आदि। इसमें उदाहरण दिया है कोयला, पेट्रोल, लौह अयस्क आदि। प्रश्न है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर कैसे देंगे, जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे चूना पत्थर, पोटास, संगमरमर, ये क्या है, अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, और पहली विशेषता यहाँ पे लिखे हैं हमने। और इस कृषि में अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। किस कृषि में, रोपड़ कृषि में अधिक पूंजी एवं श्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा, रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अधिक क्षेत्र में की जाती है, जिसमें व्यापक जमीन या व्यापक भूमि हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, देश में भूदान आंदोलन किसने चलाया था। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। देश में भूदान आंदोलन किसने चलाया था, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। तो कौन चलाया था, विनोबा भावे ने चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन। सरकार के जो जितने भी अंग होते हैं, जितने भी पार्ट, यानी कि अर्थात जितने भी सरकारें होती हैं, इनके बीच शक्ति का विभाजन सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरतों एवं इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी आंसर बहुत ही सटीक तरीके से दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसी रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, यानी कि जिस देश में सरकार विरोधी समूह, सरकार के विरुद्ध पार्टी वाले समूह में ऐसी लड़ाई हो जाए कि जिससे अगर ऐसी विवाद उत्पन्न हो जाए जिससे युद्ध सा लगे, तो इसे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी समझ करके आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेयर कौन होता है। अति लघु उत्तरीय के लिए मैथ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेयर कौन होता है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, समवर्ती सूची क्या है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, विषयों की वह सूची, उत्तर में विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है, किंतु जब विवाद हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, और इसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य। गठबंधन सरकार क्या होती है, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा, अपनी भाषा में लिखा गया है, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई एक ऐसी सरकार होती है जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को जो शक्तियां दी जाती है, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अश्वेत शांति आंदोलन क्या था।
श्वेत शांति आंदोलन जो मार्टिन लूथर किंग चलाए थे, ये क्या था? यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। यानी कि बहुत जो अश्वेत थे, जो काले लोग थे, उन पर बहुत अत्याचार किया जाता था। तो इन सभी भेदभावों को समाप्त करने के लिए अश्वेत शक्ति आंदोलन की स्थापना किया गया और मार्टिन लूथर किंग इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। पीटर नॉर्मन कौन था? पीटर नॉर्मन कौन था? पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियाई धावक था। उत्तर में लिखेंगे पीटर नॉर्मन जो था ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था और वह एक धावक था। उसने 1968 में हुए मैक्सिको में ओलंपिक मुकाबला जो हुआ था उसमें 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था, जिससे अश्वेत लोगों की जो कामना थी वो पूर्ण हो रही थी। न धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा एक राज्य जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होता है तथा जिसमें धर्म के नाम पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए कि क्यों घातक है। जातिवाद लोकतंत्र के लिए घातक इसलिए है क्योंकि पहला, जातिवाद समाज में समानता को बढ़ाता है। जातिवाद क्या करता है? समाज में असमानता को बढ़ाता है। दूसरा है, जातिवादी व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों की बजाय जाति का पक्ष पोषण करती है, और इसलिए ये जातिवाद जो है लोकतंत्र के लिए घातक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो। ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो लोकतंत्र कहलाता है, तथा चुने गए प्रतिनिधि जनता के इच्छा तक अपने पदों पर रह सकते हैं, और जो प्रतिनिधि होते हैं उनको जनता के हित में ही कानून बनाने होते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य? आर्थिक विकास क्या है, क्या तात्पर्य? आर्थिक विकास वह परिस्थिति है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे कि उसकी जनसंख्या दर वृद्धि से अधिक हो। ठीक है, उसकी जो जनसंख्या हो दर से अधिक उसका जो इनकम हो। ठीक है, आर्थिक रुपया हो। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? वह स्थिति जिसमें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके जो अंदर काम कार्य करने की क्षमता है और वो कार्य करना चाहता है और कार्य नहीं मिल रहा है जिस देश में, तो उस देश में हम ये कहेंगे कि बेरोजगारी है। तो आप इस प्रश्नों को आसानी से लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। परीक्षा की हर एक तैयारियों के लिए हम आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।